तो भाई साहब एमपी का बजट आ गया लेटेस्ट वाला 2022-23 वाला। तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मेन मेन पॉइंट बताऊंगा। वैसे तो देखो 32 पेज की पीडीएफ है तो बहुत बड़ा बजट रहा होगा ओरिजिनल वाला, तो मैंने लगभग सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड किए हैं। लेकिन देखो सारी चीज़ें तो याद होगी नहीं, है ना। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा और एक दो बार रीड कर लेना। और बजट से क्वेश्चन कैसे आते हैं ये पता करने के लिए सिर्फ एक काम करना है, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन होंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उसमें अगर कोई योजना पूछा होगा या कृषि से रिलेटेड पूछा होगा कि सिंचाई क्षेत्र कितना हो गया, कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितनी हो गई, ठीक है। तो वो जब क्वेश्चन पिछले 15-20 साल के देखोगे तो पता चलेगा कि बजट से क्वेश्चन कैसे आते हैं। ऐसे डायरेक्ट बजट पढ़ोगे तो हो गया भैया तुम्हारा कल्याण, ठीक है। पढ़ते रह जाओगे, समझ नहीं आएगा पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाना, उसमें देखना कि बजट से रिलेटेड कौन कौन सी क्वेश्चन पूछे गए, योजनाओं से रिलेटेड क्या पूछा गया है, तब पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, बाकी पीडीएफ तो तुम्हारे पास रहेगी। पीडीएफ दो चार बार रीड कर लेना, ठीक है। पेश किसने किया बजट? हमारे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा साहब ने पेश किया। कब? 9 मार्च 2022 को, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट ये पेश किया। केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश सरकार ने 2020-21 में आत्मनिर्भर एमपी को, मतलब एक रोड मैप तैयार किया। आत्मनिर्भर एमपी का रोड मैप 2023 तैयार किया गया था, ठीक है। इसके चार प्रमुख आधार स्तंभ है। चार कौन कौन से हैं? एक भौतिक संरचना, इंग्लिश में इसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा, हेल्थ एंड एजुकेशन। और सुशासन यानी कि गवर्नेंस, ठीक है। तो ये चार इसके पिलर्स हैं। आधार स्तंभ का मतलब पिलर्स, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं ना कि समझ में नहीं आता, देखो कुछ स्पेशल टर्म्स होती है वो मुझे नहीं याद होती, तो वो उसका मैं इंग्लिश में नहीं बता पाता हूँ, ठीक है। बाकी मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अच्छी है ना, माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर ही किसे कहते हैं? अधोसंरचना। तो प्रदेश के वर्ष 2022-23 के बजट में 6,500 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होना अनुमानित है। 6,500 करोड़, ठीक है। ऐसे बहुत से आपको आंकड़े मिलेंगे, ठीक है। 6,500 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़, ऐसे। तो इम्पोर्टेंट आपको पता वैसे ही चलेंगे जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे। नहीं तो फिर सोचो कि मैं पूरा याद कर लूँ तो भाई तुम स्वामी विवेकानंद हो तो अलग ही बात है, बाकी याद करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये, ठीक है। मेन मेन इसमें देखेंगे क्या है। ये तो पूंजीगत कार्य विनिवेश ये है जो मैंने इसमें मार्क किया था, आगे मिलेगा। सड़क एवं भवन। सड़क एवं भवन में इंपॉर्टेंट क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बजट प्रस्ताव में लगभग 3,000 किलोमीटर के नवीन सड़क कार्य, लगभग 1,200 किलोमीटर का सड़क नवीनीकरण कार्य तथा 88 नवीन पुल निर्माण सम्मिलित है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? अटल प्रगति पथ, अटल प्रोग्रेस वे इंग्लिश में कहते हैं, अटल प्रोग्रेस वे, ठीक है। तो अटल प्रोग्रेस वे, इसमें क्या इंपॉर्टेंट? एक तो लंबाई इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से निकलेगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान, एमपी और यूपी इनको जोड़ेगा, ठीक है। अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान, एमपी, यूपी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। टोटल लंबाई कितनी होगी? 404 किलोमीटर की होगी, ठीक है। और मध्य प्रदेश के कौन से जिले होंगे? एक श्योपुर, ऊपर के चंबल के जिले होंगे इसमें, श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले होंगे। 313 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी, ठीक है। राजस्थान, एमपी, यूपी को कनेक्ट करेगा। टोटल लंबाई 404 किलोमीटर होगी और श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले से गुजरेगा और 313 किलोमीटर की लंबाई इसमें एमपी की पड़ेगी, ठीक है। मुख्य रूप से राजस्थान, एमपी, यूपी को जोड़ने वाला ये मार्ग दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे और आगरा कानपुर हाईवे के साथ ही पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से भी गुजरेगा, ठीक है। तो ये जब बनेगा तो क्या होंगे? बहुत सारे उद्योगों का विकास भी होगा वहां पे। और एक दूसरा प्रोग्रेस वे है नर्मदा प्रोग्रेस वे, ठीक है। नर्मदा प्रोग्रेस वे, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है? तो ये कबीर चबूतरा है, एक अमरकंटक में है। अमरकंटक में कबीर चबूतरा है, वहां से ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा ये डिंडोरी से निकलेगा। डिंडोरी, जबलपुर, अब्दुल्लागंज, बुधनी, नसरुल्लागंज, संदलपुर, करनावट, इंदौर, धार, सरदारपुर, झाबुआ, इन सबसे गुजरेगा और मध्य प्रदेश गुजरात सीमा तक पहुंचेगा, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 906 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें कौन सी चीजें याद रखोगे? एक लंबाई याद रखोगे, ये 906 किलोमीटर होगी, नर्मदा प्रोग्रेस वे, नर्मदा प्रगति पथ की। और स्टार्ट कहाँ से होगा? कबीर चबूतरा, अमरकंटक से स्टार्ट होगा। कहाँ तक जाएगा? ये मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर तक जाएगा, ये झाबुआ तक जाएगा, ठीक है। और ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, अलग अलग ये अंदर का दिया हुआ है कितना ये किलोमीटर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ऊपर का टोटल इंपॉर्टेंट है, टोटल कितना लंबा है वो इंपॉर्टेंट है। 906 किलोमीटर लंबा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये हो गया आपका नर्मदा प्रोग्रेस वे। और आगे देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बता रहा हूँ, पढ़ने को तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी, तो पीडीएफ पढ़ लेना, उसमें पूरा ही पढ़ लेना। एक ये इंपॉर्टेंट ये है कि शासकीय भवनों के निर्माण की गति बढ़ाने के लिए नवीन कंपनी मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। ठीक है, तो ये आ सकता है कि शासकीय भवनों के निर्माण की गति बढ़ाने के लिए किसका निर्माण किया गया, तो मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका गठन किया गया। ठीक है, सिंचाई ये इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। 2003 में मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता कितनी थी, कायदे से कड़ा जाता लाख 7,68,000 हेक्टेयर थी। 7,68,000 हेक्टेयर थी, और अभी कितनी हो गई है, ये 43 या 43 लाख हेक्टेयर हो गई है। ठीक है, 43 लैक्स हेक्टेयर हो गई है। 2003 में 7,68,000 हेक्टेयर थी, और अभी कितनी हो गई है, 43,000 या 43 लाख, 43 लाख हेक्टेयर हो गई है। सिंचाई क्षमता को वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 2025 तक कितना लक्ष्य रखा गया है, 65 लाख हेक्टेयर। 65 लाख ही ना ये, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, हाँ सही है, 65,000 है। नहीं फिर नीचे कमेंट में बूंदाबांदी एकदम चालू हो जाएगी, सर आपने यहाँ पे तो गलत पढ़ा दिया, गलत पढ़ दिया, वो 65 लाख नहीं है ना। तो ये 65 लाख ही है। 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना इसका लक्ष्य रखा गया है। ये एक इंपॉर्टेंट है, केन बेतवा लिंक परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मध्य प्रदेश को 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, केन बेतवा लिंक परियोजना। एमपी को 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई, 41 लाख की आबादी हेतु पेयजल और 103 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, विद्युत उत्पादन कितना प्राप्त होगा, 103 मेगावाट। और ये याद रख लेना थोड़ा सा कि कितनी स्वीकृति दी गई है बजट में, 44,605 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई, क्योंकि ये परियोजना इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 44,605 करोड़ इसकी इतने रुपए की स्वीकृति दी गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना में उत्पादन कितना होगा, 103 मेगावाट। ठीक है, और सिंचाई कितनी होगी, ये 8,11,000 हेक्टेयर। फिर ये दिया है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट कितनी लंबाई होगी, केन और बेतवा नदी को आपस में जोड़ा जाएगा और एक नहर बनाई जाएगी जो 221 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें से 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। इस परियोजना में केन नदी से बेतवा नदी में जल स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है, और ये दोनों ही केन और बेतवा यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है ना, नजर मार लेना, एक बाद में बोलना नहीं कि बताया नहीं। ठीक है, चिंकी बैराज ये एक आ चुका है ना, ये पिछले एक एग्जाम में आ चुका है कि चिंकी बैराज योजना कहाँ पे थी, नरसिंहपुर में है चिंकी बैराज। ठीक है, सिंचाई क्षेत्र के लिए वर्ष 2022-23 का बजट अनुमान कितना है, 9,267 करोड़ है। ये इंपॉर्टेंट है। और क्या है, पेयजल, पेयजल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला था बुरहानपुर। बुरहानपुर जिले के सभी गांवों में 100% घरों को नल कनेक्शन की सुविधा प्रदान की जा चुकी है, और बुरहानपुर जिला जो है वो हर घर जल जिला बन गया है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 100% नल कनेक्शन की जो सुविधा है वो कौन से जिले में प्रदान की जा चुकी है, बुरहानपुर जिले में, है ना। और हर घर जल जिला कौन सा जिला बन गया है, तो ये बुरहानपुर जिला बन गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ऊर्जा की बात करें तो दिसंबर 2021 की स्थिति में विद्युत क्षमता कितनी हो गई मध्य प्रदेश की, 21,451 मेगावाट हो गई है। ठीक है, 21,451 मेगावाट हो गई है। नवकरणीय ऊर्जा की बात करें, जिसे अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, जिसमें अपनी ये पवन ऊर्जा आती है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास, ये सब आते हैं। ठीक है, तो नवकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता मध्य प्रदेश में 5,100 मेगावाट तक पहुंच गई है। ठीक है, 5,100 मेगावाट, जिसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, पवन ऊर्जा है, 2,444, है ना। इंदौर में बोलते हैं ना 44 को 44। पवन ऊर्जा का 2,444 मेगावाट, सौर ऊर्जा का 2,432 मेगावाट, और बायोमास का सबसे कम 119 मेगावाट, और लघु जल विद्युत परियोजनाओं का 99 मेगावाट। ठीक है, 99। सागर जिले में लगभग 1,500 मेगावाट की क्षमता का सौर पार्क परियोजना एक ये बनाई गई है। ओमकारेश्वर जलाशय में 600 मेगावाट की क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना, फ्लोटिंग सौर परियोजना मतलब जलाशय में एक नाव के टाइप का वो
कुछ ऐसी संरचना दे देंगे और नाव के ऊपर ही, नाव या बोट के ऊपर सोलर पैनल लगा देंगे, है ना। फ्लोटिंग, फ्लोट का मतलब तैरना होता है, ठीक है। तो ये ओमकारेश्वर जलाशय में ये होगा, ठीक है। और क्या क्या है, केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता की पवन और सोलर हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जा रही है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैश्विक पर्यटन स्थल सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है ना। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा कि सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना, कौन सी सिटी को प्रस्तावित है, तो सांची को सोलर सिटी के रूप में प्रस्तावित किया जा विकसित किया जाएगा, ठीक है। कृषि में बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है किसको, चिन्नौर धान को। धान की एक प्रजाति है चिन्नौर, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो ये याद रखना, एग्जाम में आ जाएगा। चिन्नौर किसकी प्रजाति है, धान की, गेहूं की, दाल की, किसकी किसकी प्रजाति है, धान की प्रजाति है। और इसके अलावा शरबती गेहूं, पिपरिया, तुअर, तुअर की दाल, काली मूछ चावल और जीरा शंकर, इसको भी जीआई टैग मतलब लेने की प्रक्रिया अभी चालू है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, चिन्नौर धान, इसको जीआई टैग क्योंकि मिल चुका है ना, तो ये याद रखेंगे, चिन्नौर। और आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक जिला एक उत्पाद योजना, है ना। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट याद रखना, एक जिला एक उत्पाद योजना में कौन से जिले को कौन कौन सा उत्पाद असाइन किया गया है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है ना। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत तो अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली, दो दो चार बार पढ़ोगे तो याद होगा, इसको इसको अलग से ही लिख लेना, है ना। एक जिला एक उत्पाद को एक पेज में अलग से ही लिख लेना, ठीक है। इसमें एक उद्यानिकी वाला भी है, आगे मैं आपको बताऊंगा इसको। और आगे जो उद्यानिकी वाला आएगा एक जिला एक उत्पाद योजना का, इसको अलग से ही पेपर में लिख लेना, क्योंकि ये आ जाएगा कि जैसे एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत नरसिंहपुर जिले को किसके लिए चयन किया गया है, तो तुअर दाल के लिए चयन किया गया है। यह आ जाए कि बालाघाट को किसके लिए चयन किया गया है, तो चिन्नौर चावल के लिए या चिन्नौर धान के लिए चयन किया गया ना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भिंड मुरैना तो आपको मालूम है, सरसों का उत्पादन होता है भिंड मुरैना में, ठीक है। नरसिंहपुर तुअर दाल, दमोह में चना, रायसेन में बासमती चावल और बालाघाट में चिन्नौर चावल, ठीक है। तो ये एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत इन जिलों का चयन किया गया है इन उत्पादों के लिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, एक जिला एक उत्पाद योजना। पशुपालन, दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। पहले स्थान पे अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और तीसरे स्थान पे कौन सा है अपना, मध्य प्रदेश, दूध उत्पादन में। पहले में यूपी है। फिर ये मछलियों की कुछ योजना है, मछुआ कल्याण योजना, इसको देख लेना, ये सब मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। पढ़ने की जिसकी इच्छा होगी एक रीड मिड मार लेना, ठीक है, एक दो रीडिंग कर लेना। ये है एक जिला एक उत्पाद योजना का, ये उद्यानिकी वाला। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यानिकी उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जिलावार प्रमुख उद्यानिकी उत्पादन का चिन्हांकन किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना ये, ठीक है। अगर मालवा को चूज किया गया है, चूज मतलब चुनना, है ना, चुना गया है किसके लिए, संतरे के लिए, इंदौर आलू, बुरहानपुर केला, मंदसौर लहसुन, लहसन, लहसन भी कहते हैं इसको, सिवनी का सीताफल, शहडोल हल्दी और श्योपुर को अमरूद के लिए चुना गया है इसमें, है ना। तो ये इसको भी अलग से लिख लेना, एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्लस्टर वस्टर कुछ बनाए जा रहे हैं, एक ये इंपॉर्टेंट है, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क। प्रदेश में 4 महानगरों में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क यानी आईटी पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो 4 जगह हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर, ठीक है। आईटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इसमें आगे है, आगे मैंने पॉइंट आउट किया था, कुछ नए क्लस्टर खोले जा रहे हैं। एक ये इंपॉर्टेंट है उद्योग की दृष्टि से, भारत सरकार द्वारा विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, ठीक है। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे खोला जाना प्रस्तावित है, तो मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में, उज्जैन में कहाँ पे, विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड, यहाँ पे खोला जाना प्रस्तावित है, ये इंपॉर्टेंट है ना। मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे, उज्जैन में। और इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रदेश में 11 नवीन औद्योगिक क्षेत्र खोले जाने प्रस्तावित है। तो ये औद्योगिक क्षेत्र याद कर लेना, अलग से ही लिख लेना इसको, क्यों, क्योंकि ये एग्जाम में कैसा आ सकता है, ये एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि मान लो पूछ ले कि बगरौदा, अब चूंकि औद्योगिक क्षेत्र है तो पूछ लेगा कि बगरौदा कहाँ पे स्थित है, भोपाल में, सीहोर में, धार में, रतलाम में, या पूछ ले तिलगारा कहाँ पे स्थित है, या पूछ ले लमतरा कहाँ पे है, या पूछ ले मोहना कहाँ पे है, ठीक है। तो ये 11 जो नवीन औद्योगिक क्षेत्र इनको स्वीकृति प्रदान की गई है, तो ये एक बार देख लेना, ये एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है।
अब नहीं आएगा तो पीछे मत पड़ जाना यार, सर आपने तो बोला था कि आएगा लेकिन ये आया नहीं है। पेपर मैं थोड़ी बना रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करके जो मेरे को लगता है कि जो आ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, इसको एक बार देख लेना औद्योगिक क्षेत्र में। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, एक ये इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश सरकार भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्लोबल स्किल पार्क तैयार कर रही है। ठीक है, तो इसमें ये आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्लोबल स्किल पार्क ये कहाँ पे तैयार किया जा रहा है, ये भोपाल में तैयार किया जा रहा है। ठीक है, और सिंगरौली जिलों में माइनिंग विधा का इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, ये हो गया। और एक ये इंपॉर्टेंट है, हेरिटेज परिसंपत्तियों का संरक्षण कर उन स्थानों को पर्यटकों हेतु आकर्षक बनाने हेतु इन जो ये जिले हैं इनमें ये जो स्थल हैं उनको विकसित करने के लिए निवेशकों को लीज पर दिया गया है। ठीक है, लीज पर। तो कौन कौन से, एक ताजमहल भोपाल में, पता नहीं कौन सा ताजमहल है यार, है ना, ये पीडीएफ में लिखा था तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। गोविंदगढ़ का किला तो पता ही है, रीवा में है गोविंदगढ़ का किला। राजगढ़ का पैलेस छतरपुर में है, और माधवगढ़ आपका सतना में है। ठीक है, तो ये चार जगहें जो हैं हेरिटेज स्थल जो हैं इनको लीज पर दिया गया है, मतलब प्राइवेट कंपनियों को लीज पर दे दिया गया है। अब उनका विकास उकास ही करेंगी प्राइवेट, जो जैसे मान लो टाटा को दे दिया, अब टाटा ने गोविंदगढ़ का किला ले लिया। ठीक है, अब गोविंदगढ़ किले का विकास, उसके आसपास के क्षेत्रों का विकास वो टाटा करेगा, तो इसको बोलते हैं लीज पर देना। जैसे कुछ सालों के लिए दे दिया होगा, जैसे 10 साल के लिए, 15-20 साल के लिए ऐसे दिया होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लीज पर देना। एक ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। और ये तो पता ही है, कोई नया नहीं है, प्रदेश के इंदौर विमानन को कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट घोषित किया गया है। कस्टम नोटिफाइड मतलब जो सामान वगैरह आते जाते रहते हैं ना, इंटरनेशनल सामान वगैरह, जो कुरियर पार्सल ये सब होते हैं, तो वो कहाँ पे है, इंदौर। ठीक है, तो इंदौर विमानतल से अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा भी चालू है। अनुसूचित जनजाति कल्याण योजना में ये इंपॉर्टेंट है, देवारण्य योजना। ठीक है, देवारण्य योजना क्या है, देवारण्य योजना के माध्यम से औषधि एवं एरोमेटिक पौधों की पौधावार बढ़ाने के लिए वन क्षेत्रों के निवासियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। देवारण्य योजना किससे संबंधित है, कि ये भी आ सकता है ना, किससे संबंधित है, तो औषधियों से संबंधित है ना, जंगली जो जड़ी बूटियां होती हैं उनके उत्पाद से संबंधित है। तो जनजातियों को इनका उत्पादन करना बताया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका उत्पादन करें, जिससे इनकी औषधियां मिलेंगी और आपको भी कुछ मुद्रा की प्राप्ति होगी, है ना। और ग्रामीण विकास में इसमें उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण इम्पोर्टेंट है, ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान था, तीसरा स्थान था, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। और लगातार 5वीं बार इंदौर हुआ है नंबर 1, इंदौर को 5वीं बार देश में स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। और 5 स्टार रेटिंग के साथ पहले वाटर प्लस शहर होने का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है आपका, इंदौर है। मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला, तीसरा स्थान मिला। ठीक है, इंदौर लगातार कौन सी बार नंबर 1 पे रहा, 5वीं बार नंबर 1 पे रहा। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में। स्कूल शिक्षा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वैध आपके द्वार योजना, ये योजना में तो बता चुका हूं मैं। और क्या है, हाँ ये है, एक ये है, ये इम्पोर्टेंट है। महिला एवं बाल विकास में NHFS सर्वे के अनुसार, NHF मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, है ना, इसमें जो सर्वे हुआ था इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रति 1000 बेटों पर बेटियों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई, 956 हो गई है, 956 हो गई, जो रेशियो हो गया ना, जो बच्चों में शिशु लिंगानुपात जिसको बोलते हैं, शिशु लिंगानुपात जिसको बोलते हैं, यानी प्रति 1000 बेटों पर, यानी प्रति 1000 शिशु जो छोटे बच्चे हैं उन पर, तो बच्चियों की संख्या कितनी है, 956 हो गई है, 956 हो गई है। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के 42 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना संचालित है। पीएम मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश लगातार तीसरी बार पहले स्थान पे है, ये इंपॉर्टेंट है, एक ये पॉइंट। 42 जिलों में संचालित है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और पीएम मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश लगातार तीसरी बार पहले स्थान पे आया है। और एक ये इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश सरकार इस बार पृथक से चाइल्ड बजट प्रस्तुत कर रही है। चाइल्ड बजट में इंपॉर्टेंट क्या है कि चाइल्ड माना किसको गया है,
ठीक है। तो 18 वर्ष से कम आयु के जितने बालक बालिका हैं उनको चाइल्ड माना गया है इसमें, चाइल्ड बजट में। ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 से माता पिता की मृत्यु होने पर अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए सीएम कोविड-19 बाल सेवा योजना स्टार्ट की गई है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। ठीक है। अलग से चाइल्ड बजट जो प्रस्तुत किया गया था उसमें चाइल्ड यानी बच्चा किसे माना गया है, तो 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं को चाइल्ड यानी कि बच्चा माना गया है। ठीक है। कर प्रशासन में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सॉफ्टवेयर बनाया है ये, अचल संपत्तियों के पंजीयन, पंजीयन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर को विकसित किया जा रहा है। तो ये इसमें ये इंपॉर्टेंट यूनिट 9 के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये कि संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर क्या है, या अचल संपत्तियों के पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य सरकार ने कौन से सॉफ्टवेयर को विकसित किया है। तो कौन से सॉफ्टवेयर को विकसित किया है, संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर को विकसित किया है अचल संपत्तियों के पंजीयन के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है। और ठीक है, और ये सब डेटा है, बहुत सारा डेटा है, एक बार रीड कर लेना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बजट का अनुमान वगैरह है। और देखता हूँ इसमें बनाने लायक क्या है। आखिरी में शायद एक लिस्ट है, उसमें कुछ बताने लायक है, बाकी ये कुछ नहीं है, एक दो बार रीड कर लेना। और प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर उठा लेना यार, है ना, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के उसमें ये देख लेना कि कभी बजट से कोई क्वेश्चन पूछा गया है क्या, या किसी योजना से कोई क्वेश्चन पूछा गया है क्या, कि किसी योजना में कितनी राशि का आवंटन किया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या। तो वहां से तुमको आइडिया मिलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना। अगर ऐसे ही बजट ऐसे पढ़ने बैठोगे तो फिर तो याद तो कभी हो नहीं पाएगा, इतना सारा डेटा इसमें। तो इम्पोर्टेंट मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया। और लास्ट में एक लिस्ट है, मैं देख लेता हूँ वो लिस्ट कहाँ पे है। ग्राफ वगैरह कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। राजकोषीय घाटा, महत्वपूर्ण बिंदु ये है, ये अलग से लिख दिया है, महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन सी योजनाएं में किसका किसका आवंटन किया गया है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको एक बार देख लेना। ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान में किसका किया गया है, या STSC की सहायता के लिए कितनी राशि का आवंटन किया है। कुल मिला के इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, कि पूरा बजट ऐसे एक एक लाइन पढ़ने लग जाएंगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो कोई मतलब भी नहीं है उतना पढ़ने का। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए प्रीवियस ईयर के जो 15-16 साल के पेपर होंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जिसमें जो क्वेश्चन होंगे उसमें देखना कि बजट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए, किस योजना को कितनी राशि दी गई है, क्या उससे क्वेश्चन आए हैं, या किसी योजना में किसी राशि को कितना बढ़ा दिया गया है, या कृषि से संबंधित कौन से क्वेश्चन आए हैं। जब वो क्वेश्चन देखोगे ना तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो उसको जब देख लेना उसके बाद इसको रीड करना, तो रीड करके पता चल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ पे स्ट्रेस देना है।